नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए जीवन की अनकही सच्चाई। पैसों से भरा बैग उठाए बाबूजी आज क्या तन कर चल रहे हैं, मानो उम्र के 20 साल पीछे छोड़ आए हो। आखिर उनकी छाती चौड़ी क्यों नहीं होगी? चारों बेटों की शादी करके घर में चार चार बहुएं आ गई हैं। आज ही चौथी बहू दिव्या की डोली आई है। बहुत शानदार शादी हुई है दिल्ली के 5 स्टार होटल में। भाई यह शादी तो पूरे खानदान में एक मिसाल बन गई है। उसके ननिहाल ईरान में है। पिता का भी मद्रास में अच्छा खासा व्यापार है। उसी के अनुरूप दहेज भी बहुत ला रही थी। अब तो बाबूजी के पास भी बहुत पैसा है। उनसे किसी बात में 19 नहीं है। बहू के चढ़ावे में गहने भी देखने लायक थे, इसलिए शादी पर बाकी 3 बहुओं को भी भारी भारी सेट बनवा दिए गए थे। सजी धजी बीरों के भी खुशी के मारे जमीन पर पांव नहीं टिक रहे हैं। कभी वो भी दिन थे जवानी के, जब कपड़े के थान के गट्ठर साइकिल पर रखकर धनपत घर घर जाकर कपड़ा बेचता था। बीरों से ब्याह करते ही उसके पांवों की पाजेब की झनकार में उसे साक्षात लक्ष्मी के कदम अपने आंगन में गूंजते सुनाई दिए। बीरो बहुत ही संवेदनशील थी। वह इतनी भावप्रवण थी जैसे हाड़ मांस से नहीं, भावनाओं एवं संवेदनाओं से बनी हो। धनपत ने भी गृह लक्ष्मी का सदा आदर किया। शायद इसी के फलस्वरूप उसके कपड़े वाले सेठ ने उसकी मदद की। वो अमृतसर में उसकी अपनी दुकान खुल गई। समय के चलते बीरो ने उसे 4 बेटों का बाप बनाया। खुशियों का दामन थामे उसका काम चल पड़ा। जब कभी 5,000 रुपए इकट्ठे होते, वह जमीन का एक टुकड़ा खरीद कर रख लेता। उसके जीवन का सिद्धांत था, इंसान बढ़ते हैं, जमीन नहीं बढ़ती। समय आने पर जमीन की कीमत बढ़ेगी व जरूरत पड़ने पर जमीन सोना उगलेगी। हुआ भी यही। 25 बरस में जमीन के टुकड़े कई बीघे हो चुके थे। आज जब चारों बेटे अपने बाबूजी के कंधे से ऊपर निकल चुके थे, इन्हीं जमीन के टुकड़ों ने सोना उगलकर बाबूजी का साथ दिया था। लॉरेंस रोड पर कपड़े का एक बहुत बड़ा शोरूम था, अब जिसका बहुत नाम था। बाबूजी ने पैसे के साथ साथ नाम व यश भी कमाया था। ऐसे में इंसान को जीवन सार्थक लगता है। सबसे बड़े बेटे चंदन और बहू तारा के 2 बच्चे हैं। वहीं इस शोरूम पर बैठता था। व्यापार फैलाने के इरादे से बाबूजी ने एक शाखा लुधियाना में खोली। चंदन सपरिवार लुधियाना भेज दिया गया। ऋषभ तब तक डॉक्टर बन गया था। उसका विवाह कनाडा के एक जानकार परिवार में हुआ था। वह वहीं चला गया था। बीरों से बच्चों की जुदाई सही नहीं जाती थी। सांझ होते ही जब पंछी नीड को लौटते, तभी घर के बड़े बड़े गेट खुलते। कारों से उतरकर भीतर आते कदमों की चाप में वह परदेसी बच्चों के कदमों की चाप की कमी को महसूस करती और उदास हो जाती थी। बाबूजी यह देखकर उसे समझाते, भलिए लोके, उनका अन्न जल प्रदेश का लिखा है, तो फिर हम उनको घर में कैसे रख सकते हैं। इस बात को तकदीर का लेखा मानकर वह चुपचाप सिर झुका लेती। ये बात और थी कि चंदन के पैर लुधियाने में जम नहीं पाए थे। वह 2 वर्ष वहां गंवाकर सपरिवार घर वापस लौट आया था। इस बीच चौथा बेटा मयंक बीकॉम कर चुका था। शोरूम वह संभालने लग गया था। अपनी सूझबूझ से विज्ञापन आदि देकर उसने सेल दुगनी कर दी थी। बाबूजी यह देखकर फूले नहीं समाते थे। तभी चंदन के वापस आ जाने पर चंदन को पुनः उसी जगह पर बैठाकर बाबूजी ने मयंक को एक नया शोरूम खोल दिया। चंदन की अपेक्षा मयंक के भीतर उन्हें एक कुशल संस्थापक के गुण दिखाई दिए थे। मयंक एक सफल व्यापारी सिद्ध हुआ था। वह नया काम चला सकता था। तीसरे बेटे शिवम का विवाह दिल्ली में हुआ था। शिवम के ससुर ने बाबूजी को सलाह दी कि दिल्ली के फैंसी रबड़ की चप्पल की फैक्ट्री लगाई जाए, तो चप्पल की खपत देखते हुए मुनाफे का मार्जिन अधिक है। बाबूजी को अपने MBA बेटे के भविष्य के लिए यह बात खूब जंची। अमृतसर में नई कॉलोनीज बन रही थी। बाबूजी के जमीन के टुकड़े सोना उगल रहे थे। उन्हीं पैसों से दिल्ली में एक यूनिट शुरू कर दिया गया। शिवम अपनी पत्नी जया के साथ अनिश्चित भविष्य के सपने संजोए दिल्ली चला गया। बीरो ने देखा, बाहर धूप मैली सी होकर पड़ोस की इमारतों पर रेंग रही है। आज उसमें चमक ही नहीं है। इमारतों पर भी अवसन सा आलोक फैला था। उदास बीरो चुप्पी का रोना रो रही थी, अलग अलग सांसों के बीच बिंधा हुआ।
चिड़िया सी उसने भी अपने आंचल की छांव में बच्चों का लालन पोषण किया था। बच्चों के बिखरने से उसका संयम टूटता जा रहा था। शिवम के जाने के बाद घर के ऊपर वाले हिस्से में चंदन और वे दोनों मयंक के साथ नीचे रहने लग गए थे। अब घर में चौथी बहू भी आ गई थी। घर में नौकर चाकर होते हुए भी बीरों ने रोटी और परोठी सदैव अपने हाथों से सेक कर बच्चों को खिलाई थी। लाड से खिलाए बिना उसका मन नहीं भरता था। लेकिन वक्त का फेर, अब घर में ऊपर नीचे भी अलग चूल्हे जलते थे। बाबूजी जहां दूरदर्शी थे, बीरो उतनी ही भावप्रवण थी। व्यापार का चहुमुखी विस्तार करने के विचार से बाबूजी ने एक दोस्त की सलाह पर चंडीगढ़ में पॉलीथीन के लिफाफे बनाने की फैक्ट्री लगाने के इरादे से इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा शेड बनवाया, जो कालांतर में किराए पर दे दिया गया। वही अंत तक बाबूजी की कमाई का विशेष स्रोत बना रहा। खैर, कारखाना लगाकर बाबूजी बेहद प्रसन्न थे। वे ईश्वर का धन्यवाद करते थकते नहीं थे। एक रात वे गर्वपूर्वक वीरों से बोले, भाई किस्मत हो तो धनपत राय जैसी, हम क्या थे और आज क्या नहीं है हमारे पास। वीरो, ए जी ऊंचे बोल न बोलो, कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। उन्हें क्या पता था, सच में ही नजर लग गई थी। होनी उन पर व्यंग्यात्मक हंसी हंस रही थी। खुशी तो यूं ही उम्र के साथ साथ धीरे धीरे रिश्ती रहती है। बाबूजी दोनों दुकानों पर थोड़ा थोड़ा समय देकर दोपहर को घर आ जाते थे। शाम को चंदन के दोनों बच्चे नीचे आकर दादा दादी के पास खेलते थे। हुआ यूं कि उनका 3 वर्ष का पोता बिट्टू दादी के पेट पर चढ़कर धमा चौकड़ी मचा रहा था कि अचानक वह धम्म से दादी की छाती पर गिरा। उसके गिरते ही बीरो के गले से इतनी भयानक चीख निकली कि वह दर्द से बेहोश हो गई। उसी पल सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। उसी समय अस्पताल ले गए। सारी जांच पड़ताल के पश्चात ज्ञात हुआ कि बीरो को ब्रेस्ट कैंसर है, जो एडवांस स्टेज पर है। बीरो की भूख मर गई थी। वह हर वक्त थकी रहती थी, चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाती थी। सारा दिन उदास पड़े रहने पर भी बहुएं कभी आकर पूछती नहीं थी कि क्या बात है। बच्चों के वियोग की अग्नि में वह मोम की तरह पिघलती जा रही थी। बड़ी बहू तारा को उसने बेटी माना था, लेकिन बहू बेटी नहीं बन सकी। आज उन्हें बेटी न होने का दारुण दुख हो रहा था। बीरो को पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी और लगातार कीमोथेरेपी हर महीने। 4 कीमोथेरेपी के बाद उसके सिर के सारे बाल झड़ गए थे। सिर पर चुन्नी बांध दी जाती थी। बीरो के दुख से सब दुखी थे। बाबूजी बीरो को तो हिम्मत बंधाते थे, लेकिन स्वयं छिप छिप कर आंसुओं में दर्द बहाते थे। चंडीगढ़ में एक घर खरीद लिया गया। सभी बेटे सब परिवार माँ के पास बारी बारी से सेवा करने आते रहे। उधर बीरो दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। काल की विद्रूप हंसी उसे सुनाई दे रही थी। उसने सब बच्चों को बुलवा लिया। उसकी मुख दृष्टि अपने सब बच्चों को पास देखकर होठों पर मुस्कुराहट की हल्की रेखा ले आती थी। एक सुबह बाबूजी की ओर एकटक तकती बीरो की आंखें सूखे तालाब की तलहटी जैसी निश्चेत हो गई। घबराकर बाबूजी ने नब्ज देखी। उसकी जीवन ज्योति बुझ गई थी। उसको बड़ा आघात लगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर जब दोनों ने जीवन की भागम भाग से थक कर सुस्ताना था, बीरो उनका साथ छोड़कर दूर जा चुकी थी। बाबूजी और बच्चों के बीच माँ का प्यार एक सेतु बना हुआ था। माँ के चले जाने से वह सेतु ढह गया था। पूरा परिवार शोकाकुल था। सब बेटों के अपने अपने परिवार थे। वे अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे व्यस्त हो गए, लेकिन बाबूजी किसी के साथ नहीं गए। चंडीगढ़ का घर मानो उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम बन गया था। एकांत में बीरो के साथ बिताए पल मन में ढेरों तरह की बातचीत के टुकड़े, जो अधूरे शब्द या पूरे वाक्य होते, कभी बनते तो कभी बिगड़ते रहते। वो अंतिम खुशी जो दोनों ने इकट्ठी बांटी थी, वाकई उसको नजर लग गई थी। अब वो सोचते कि खुशी का रिश्ता उम्र के साथ नहीं बल्कि हालात के साथ होता है। हालात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। उनका पुराना नौकर हरिया उनके साथ रहता रहा। अतीत के साथ साथ घसीट कर जिया नहीं जा सकता, इसलिए वे कुछ संभलने पर अमृतसर लौट आए।
आते ही उन्हें घर की हवा का रुख कुछ बदला सा लगा। बाजार में निकले तो ज्ञात हुआ कि हर कहीं उनके बेटों की चर्चा है। चंदन की दुकान के नौकर नए दिखे, उधर मयंक की दुकान पर वही नौकर काम में लगे थे। बातों से समझ आई कि एक दूसरे के ग्राहक तोड़ने की कोशिश हो रही थी। यह बुरख धंधा समझ न आने पर वे बच्चों की अपेक्षा अपने घनिष्ठ मित्र प्रकाश चंद्र के पास पूछने जा बैठे। मालूम हुआ कि दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों की पत्नियां घर की इज्जत सरेआम उछाल रही हैं। उनमें एक दूसरे की बुराई करने की होड़ चल रही है। यहाँ तक कि नौकर भी इसी ताड़ में रहते हैं कि क्या चुगली की जाए। एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हुए दोनों भाइयों के परिवारों में ईंट कुत्ते में बैर की कहावत चरितार्थ हो रही थी। बाबूजी ने सब बच्चों को बुलाकर कारण जानना चाहा। मयंक पल भर में ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था। उसे बाबूजी से गिला था कि जिस शोरूम पर उसने मेहनत की उसे उन्होंने चंदन को सौंप दिया, जिससे उसे नए शोरूम को स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके साथ यह नाइंसाफी की गई थी। तभी वह मुंह मांगी तनख्वाह पर वहां के नौकर ले आया था। उनके समझाने पर अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। चंदन की अपेक्षा तारा का रोष हर बात में छलकता था। पानी सिर से ऊपर जा चुका था। बाबूजी के लिए यह आघात सह पाना बहुत कठिन हो रहा था। उनके परिचित मिलने पर उनसे सहानुभूति जताते व औलाद के लिए सुबुद्धि की प्रार्थना करते। उनके दुखी व संतप्त हृदय को इस चोट ने छलनी कर दिया। मयंक ने बड़े भाई को नीचा दिखाने के लिए साथ की खाली पड़ी बिल्डिंग को खरीदकर उससे भी बड़ा शोरूम बना लिया। 100 से ऊपर नौकर रखे। इतना पैसा कहाँ से आया इतनी जल्दी? इस विषय पर वह बात ही नहीं करना चाहता था। अपने शोरूम का नाम उसने अपने जुड़वा बेटों के नाम पर विपुल विराट इंटरप्राइजेज रख लिया था। भाई के साथ दुश्मनी, लेकिन अपने बेटे जुड़े रहे। वाह रे समझ! अब इसे बाबूजी क्या कहें। इस नए घटनाक्रम से उनका मन खिन्न हो गया। किसी ने एक बार भी बाबूजी के पास बैठकर माँ को याद नहीं किया, न उनका हाल पूछा। यह भी नहीं कहा कि वे अब उनके साथ ही रहेंगे या अकेले। बीजी के बिन कैसे वहां रह रहे थे। अपनी सोच पर वे स्वयं ही हंस पड़े। इन तिलों में तेल नहीं है, वे समझ गए थे। इसी तरह 2 महीने बीत गए उन्हें काम निपटाते हुए। अपनी जिंदगी की किताब से इनके नाम के पन्ने फाड़कर वे हताश हो दोनों की नैया को सागर में डोलते देखकर भी ईश्वर के सहारे छोड़कर वापस चंडीगढ़ आ गए। वे अपना बाकी का जीवन कैसे बिताए, यह समस्या मुंह बाए उनके समक्ष थी। खैर अभी तो वे शिवम के पास दिल्ली चल दिए। उन्हें सारी बातें बताई। वह पशुपेश में पड़ गया कि वह कैसे किसी एक भाई से मुंह मोड़ सकेगा। खैर अभी उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। उसे किसी से गिला भी नहीं था, न किसी से होड़ थी। जया के मायके दिल्ली में होने से उसका रुझान उसी तरफ रहता था। एक बेटी महक से सारा घर खिला रहता था। अभी तक वे किराए के घर में थे। बाबूजी ने मन में ठान लिया था कि बच्चों के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाएंगे, बाकी उनकी किस्मत। सो उन्होंने शिवम और जया को रोहिणी में एक आलीशान फ्लैट खरीद दिया। ऐसा करके उन्हें बेहद संतुष्टि प्राप्त हुई। उन्हें लगा जब वे वीरों के पास जाएंगे तो सिर ऊंचा करके कह सकेंगे कि वे अपना कर्तव्य निभा आए हैं। उनका मन यहाँ भी नहीं टिक रहा था। फिर भी वे उनके पास 2 महीने रहकर वापस अपने वानप्रस्थ आश्रम आ गए। ऋषभ व कल्याणी से यदा कदा फोन पर बात होती रहती थी। वीरों के क्रियाक्रम के बाद ऋषभ बाबूजी को साथ ही ले जाना चाहता था। तब जाना संभव नहीं था। घर में मेहमान और रिश्तेदार आए हुए थे, किंतु अब वे उनका आग्रह और नहीं टाल सके। उन्होंने कनाडा का 3 महीने का वीजा लगवाया और जा पहुंचे उनके पास। कल्याणी काम नहीं करती थी। बाबूजी के पास बैठकर उनके अतीत को कुरेदती रहती थी। बाबूजी को यह अच्छा लगता था। पोते को वे भारतीय सभ्यता व गायत्री मंत्र सिखाकर बेहद प्रसन्न थे। ऋषभ भी बाबूजी का मन लगाने के लिए हंसता खेलता व उन्हें चुटकुले सुनाता। प्रत्युत्तर में बाबूजी के मुखौटे पर एक ऐसी उदासी सी हंसी छाई रहती जो एक खाली जगह से उठकर दूसरी खाली जगह पर खत्म हो जाती है और बीच की जगह को भी खाली छोड़ जाती है।
फिर भी उन्हें यहाँ बिताए दिन बेहतर लगे। ऋषभ उन्हें वहीं रखना चाहता था, लेकिन बढ़ती उम्र में अपने देश की मिट्टी से मोह बढ़ जाता है। सो वे सदा के लिए प्रदेश में नहीं ठहर जाना चाहते थे। वे 3 महीने बिताकर वापस भारत लौट आए। चंडीगढ़ पहुंचने पर हरिया ने बताया कि उनके मित्र प्रकाश का एवं चंदन भैया का जरूरी फोन आया था, अभी ही बात कर लें। चंदन से बात करते ही उनका माथा चकरा गया। वे धम्म से कुर्सी पर गिर गए। हरिया ने उनको संभाला व पानी पिलाया। मयंक अपनी बीवी व बच्चों को लेकर रातों रात कहीं दूर चला गया था, शहर छोड़कर। असल में उसने सारी शान और व्यापार उधारी पर चला रखा था। कर्जा वसूलने वालों स्वयं आकर शोरूम से अपना बचा खुचा सामान उठा रहे थे। मैनेजर बेचारा भुगतान कर रहा था। प्रकाश चंद्र ने यह भी बताया कि दोनों भाइयों की दुश्मनी सर्वचर्चित होने से चंदन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चंदन से कोई उधार चुकाने को नहीं कह सकता, घर भी उसके नाम नहीं है। यह सब जानकर बाबूजी एक जानलेवा दर्द से कराह उठे। अपने महत्वाकांक्षी एवं ऊंची उड़ान भरने वाले बेटे की मजबूरी की कल्पना करने में वे असमर्थ थे। अपने सामर्थ्य के अनुरूप बाबूजी ने उन्हें सब जगह ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला। काश मयंक उनसे बात करता। उन्हें अपना प्रदेश जाना बहुत भारी पड़ा। वे होते तो सब संभाल लेते। अभी भी उनके पास इतनी जायदाद थी कि वे सब संभाल लेते। उनकी साख भी कब काम आनी थी। वे सोचते शायद उनका अहम आड़े आ गया होगा। बाबूजी का सारा उम्र का कमाया नाम व यश उसने मिट्टी में मिला दिया था। उनके भीतर कितने ही तूफान उठते गिरते रहे। बाकी बेटों व शुभ चिंतकों के समझाने पर वे सही वक्त के इंतजार में चुपचाप बैठ गए। विविध आयामों को लांघता जीवन का लंबा कालखंड औलादों के फेर में बीत गया था। इस एकांतवास में बार बार की टूटन सह नहीं कर पा रहे थे। वे परिवार से मुक्त लेकिन सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत भी बिगड़ रही थी। बच्चों के बार बार फोन पर ताकीद करने पर वे एक दिन पीजीआई अस्पताल डॉक्टर को दिखाने चले ही गए। वहां ओपीडी में बैठे ढेरों मरीजों को देखकर उनके अंतस में वीरों को याद करके ऐसी हलचल मची कि अंतर मन में एक प्रकाश छा गया। उन्हें सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहने की राह मिल गई, एक सबब मिल गया। जीवन के इस पड़ाव पर वे किसी भी रिश्ते को ढोने के लिए मजबूर नहीं थे। जिन रिश्तों को पहले जिया जाता था या जिन रिश्तों के लिए जिया जाता था, अब उन्हें ढोना भी भारी पड़ रहा था। सांस रहते तक उनके भरोसे जीवन काटना नहीं, वे उसी पल ड्यूटी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कैंसर के 2 गरीब मरीजों का सारा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनका पहला मरीज थी किरण। इसे शादी होते ही कैंसर का रोग पता चलने पर ससुराल वालों ने सदा के लिए गरीब मायके वालों के पास भेज दिया था। किरण के पिता रो रो कर डॉक्टर से विनय कर रहे थे कि हमारी जवान बेटी को बचा लो। दूसरा मरीज था एक जवान लड़का जिसे ब्लड कैंसर था। हॉस्पिटल अथॉरिटीज से बात करके उन दोनों के गार्जियन का फॉर्म भरकर बाबूजी ने उन्हें अपना परिचय एवं घर आदि का पता दिया। वो वहां उनके लिए पैसे भी दिए। वे दोनों परिवार उनके पांव पर गिर गए। उन्हें ईश्वर का भेजा बंदा कहने लगे। बाबूजी का मन भी भर आया। उन्होंने निराशा में डूबे व जीवन से हारे उन दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। बाबूजी ने एक ट्रस्ट बना दी कि उनके धन से 2 कैंसर के मरीजों के इलाज की अंतहीन जीवन धारा सदैव अबाध गति से बहती रहे। अपने खून के रिश्तों से मिले दर्द से कराहते वह नैराश्य की नैया में डोलते बाबूजी को मानवता के दर्द को बांटने का मलहम लगने व दूसरों की खुशी का कारण बनने से चैन मिल रहा था। अब वे सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहकर पराई पीड़ा को बांटते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।